हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें जो मैं आज आपका चैप्टर शुरू कर रही हूँ वो है कारक विभक्ति और कारक चिन्ह। ठीक है, ये चैप्टर आपका डीएलएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डीएलएड में मिलने वाला है अतिलघु उत्तरीय में या फिर बहुविकल्पीय में। और साथ साथ जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं आगे टेट के एग्ज़ाम में, उनके लिए भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कारक चैप्टर। तो कारक, पहले कारक क्या होते हैं इनको जानिए। तो कारक क्या होते हैं? कारक की जो परिभाषा है वो है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। ठीक है, तो जो क्रिया के साथ संबंध रखेंगे, क्रियान्वयत्वम, क्रिया के साथ जो शब्द संबंध रखते हैं वो आपके कहलाते हैं कारक। ठीक है, क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है कारक कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का संबंध राम के साथ है, क्रिया पढ़ना है, राम के साथ संबंध है, राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। ऐसे ही राम पुस्तक को पढ़ता है ना, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक का संबंध भी क्रिया से आ रहा है, नहीं पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये भी आपका क्या है? यहाँ पर कारक है। ठीक है, करता है, कर्म है, वो बात अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ कारक को समझ रहे हैं। कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। याद रखिए, संस्कृत में जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं, और हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। कौन कौन से आपके 2 कारक नहीं होते हैं आपके संस्कृत में? तो आपका पहला तो हो जाता है षष्ठी विभक्ति जो आती है, यानी कि संबंध आपका, और आपका संबोधन भी जो होता है इसमें, वो भी कारक में काउंट नहीं होता है। चलिए, अगर विभक्तियों की बात करें तो संस्कृत में विभक्तियाँ आपकी होती हैं 7 विभक्तियाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनको समझना कैसे लर्न करना है, तो लर्न इनको इस तरीके से करिएगा। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे हो, हे भो अरे, हे ओ अरे भी कर सकते हो, हे भो अरे भी कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से आपके संस्कृत में कारक में काउंट नहीं होते हैं? तो वो है आपका षष्ठी विभक्ति आती है, संबंध कारक, और संबोधन भी आपका यहाँ पर कारकों में नहीं आता है। अब आपको करना क्या है, आप इन कारकों को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, साथ साथ इनके जो कारक चिन्ह हैं उनको भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। ठीक है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध काकी के नानी ने, सप्तमी अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे हो अरे। ठीक है, अब हम आते हैं पहली विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति पर। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में आपको मैं बहुत सारे सूत्र होते हैं, एक एक विभक्ति में 2-2 3-3 सूत्र आपको देखने को मिलेंगे, पर जिनसे आपका क्वेश्चन बनता है टेट तक में, जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊंगी, और डीएलएड में बनेंगे वो भी, क्योंकि डीएलएड से ही आपका टेट में सिलेबस जाएगा, तो सारी चीज़ें आपकी यहीं से ही वहाँ जाने वाली हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्के में मत लेना संस्कृत को। ठीक है, अभी एक बार आपका बेस बन जाएगा, जब टेट में पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती हुई चलेंगी। पहला है आपका प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है आपका स्वतंत्रता कर्ता। स्वतंत्रता कर्ता क्या कहता है कि जो किसी कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और उसमें होती है हमारी कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है रामः पुस्तकम पठति, तो रामः जो शब्द है इसमें आपकी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं लता पत्रम लिखति, लता पत्र को लिख रही है, स्वतंत्र है पत्र को लिखने के लिए, मन होगा लिखेगी, नहीं मन होगा तो नहीं लिखेगी। तो जो काम करने के लिए स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है, और उसमें आपकी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट आपका सूत्र है संबोधनेचा, तो संबोधन जहाँ पर आएगा, संबोधन के अर्थ में भी आपकी कौन सी विभक्ति रहती है? प्रथमा विभक्ति रहती है। जैसे हे राम, तो यहाँ पर किस शब्द में प्रथमा है? आपकी राम शब्द में प्रथमा है। हे विद्वान, यहाँ पर भी विद्वान में क्या है? आपकी प्रथमा विभक्ति है। तो ये प्रथमा विभक्ति के आपको 2 सूत्र याद करने थे, और आपके प्रथमा विभक्ति से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और षष्ठी से। ठीक है, इन 6 जो विभक्तियाँ आप पढ़ेंगे, 6 में से आपकी 5 जो रहेंगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। कर्ता से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कर्ता को आप तुरंत पहचान लोगे, और संबोधन को भी आप क्या तुरंत पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते द्वितीय विभक्ति पर। तो द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है आपका कर्तुरीप्सितम कर्मम। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है और किस तरीके से आपको आंसर वहाँ पर देना होगा। ठीक है,
पहला सूत्र है आपका कर्तुरीप्सितम कर्मम, यानी कि कर्ता को जो कर्म प्रिय होता है, कर्ता को जो चीज़ प्रिय होती है, जिसकी वो चाह करता है। ईप्सित का मतलब होता है चाहना, ठीक है। ईप्सित यहाँ पर आ रहा है, ईप्सित का मतलब होता है चाहना। तो कर्ता जिस काम को चाहता है या जिस कार्य को करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसमें आपकी होती है द्वितीय विभक्ति, यानी कि वो आपका कहलाता है कर्म। जैसे कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता को जो अभीष्ट होगा वही कर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है रामः पुस्तकम पठति, तो राम को जो ईप्सित है वो क्या है, पुस्तक है, पुस्तक को वो पढ़ना चाहता है। तो पुस्तक में आपकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, यानी कि द्वितीय विभक्ति कहाँ मिलेगी, पुस्तकम में। और अच्छे से समझो इसको। नेक्स्ट है आपका लता पत्रम लिखति, तो लता किसको लिखने के लिए ईप्सित है, यानी कि लता के लिए क्या अभीष्ट है, यहाँ पर किसको चाह रही है, पत्र को लिखना। तो ये पत्र आपका क्या हो जाएगा, इसमें कर्म संज्ञा होगी और आपका जो विभक्ति निकल के आएगी वो क्या आएगी, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूत्र है दूसरा द्वितीय विभक्ति का कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया यानी कि कर्म में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है, जहाँ जहाँ कर्म दिखेगा उन सभी में आपको द्वितीया लगानी है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, राम घर को जाता है। कर्म को, तो कर्म को जैसे ही मिलेगा आप द्वितीय विभक्ति फटाफट से लगा देना। ऐसी छात्रः विद्यालयम गच्छति, तो छात्र विद्यालय को जाता है, तो विद्यालयम में आपकी कौन सी द्वितीया। अब क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा रामः गृहं गच्छति में किस पद में आपकी द्वितीय विभक्ति है, आपको ये पहचानना है। तो कौन सा पद है आपका, गृहम पद है, जिसमें द्वितीय विभक्ति आपकी उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड सूत्र है। अब यहाँ से आपके मैं जितने सप्तमी तक पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से समझना कि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। वो जो ऊपर मैंने चारों पढ़ाए थे ना वो बहुत ईजी, आप वो आराम से पहचान लोगे, कर भी दोगे ही। क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। तो पहला सूत्र है आपका अकधितम चा। अकधितम चा सूत्र क्या कहता है आपका कि आपको 16 द्विकर्मक धातुएं याद करनी पड़ेंगी। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में आपकी हमेशा कौन सी विभक्ति मिलेगी, आपको द्वितीय विभक्ति मिलेगी, चाहे वहाँ पर आपका कोई सा भी कारक आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल देख लो पहले। बलिम याचते वसुधाम, बलि से मांगा जा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण कारक है, लेकिन फिर भी आपकी क्या आने वाली है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति आने वाली। तो कोई भी आपका कारक हो, करण, संप्रदान, अपादान, हमें मतलब नहीं है, लेकिन कब, जब ये 16 धातुएं आपकी वहाँ पर आ रही होंगी। तो इन 16 धातुओं को देख लेते क्या क्या है। पहला है द्वे, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रक्ष, चि, ब्रू, शास, जी, मथ, मुस, ही, ह्री, कृश और वह, ये आपकी 16 धातुएं हैं। अब मैं फटाफट से इनको फिर से बोलती हूँ और सबके मैं मीनिंग आपको बताती हुई चलूँगी, जिससे क्या है कि आपको इनको समझने में आसानी होगी। दोह मीन्स होता है दोहना, जैसे गाय का दूध दुहा जाता है ना, उसको बोलते हैं दोहना। नेक्स्ट है याच मीन्स होता है मांगना, याचना करते हैं मांगना, हिंदी अर्थ इनके लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। पच मीन्स होता है पचती, यानी कि पकाना, ठीक है। दंड मीन्स क्या होगा आपका, दंड देते हैं ना, दंडती यानी कि दंड देना। रुद्ध मीन्स होता है रोकना। प्रक्ष मीन्स होता है पूछना। नेक्स्ट ची मीन्स होता है चुनना, जैसे फूलों को चुना जाता है, चुनना, ठीक है। ब्रू मीन्स होता है कहना, किसी से कोई बात कहनी है तो उसको ब्रू वहाँ पर धातु यूज होगी। शास मीन्स शासन करना। जी मीन्स होता है जीतना, जैसे युद्ध जीतते हैं या कुछ और भी चीज़ जीत रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो धातु रहेगी, ये सारी धातुएं हैं, ठीक है। जी मीन्स होता है जीतना। मथ मीन्स होता है मथना, दही मथा जाता है ना, दूध जो भी वो मथा जाता है वो मथना हो जाएगा। और मुश मीन्स होता है आपका चुराना। नी मीन्स होता है ले जाना। ह्री मीन्स होता है हरना, यानी कि हरण करने वाला, हरना हो जाएगा। कृश मीन्स खींचना, कृषक जो होते हैं ना हल को वो खींचते हैं, तो वो कृश हो जाएंगे आपकी। कृश आपकी धातु है, इसका मतलब होता है खींचना, और वह मीन्स होता है ले जाना, ठीक है। तो ये आपकी 16 धातुएं हैं, जब इनका योग हो रहा होगा तो आपकी वहाँ पर क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। अब कैसे पहचानोगे, तो सीधी सी बात है, बस दोह दिखा तो वहाँ पर दोग्धी या दोहती कुछ लिखा मिलेगा, याचती मिलेगा, इनके आपको रूप मिलेंगे, जैसे पठती मिलता है वैसे याचती मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या है एग्जाम्पल, बलिम याचते वसुधाम, याचते मिला, अब याचते मिला है, इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पद मिल रहा होगा वहाँ पर क्या होगी आपकी
द्वितीय विभक्ति होगी, यानी कि बलि में जो आप देख पा रहे हैं विभक्ति वो क्या है आपकी द्वितीय विभक्ति है बलि में। कौन से सूत्र से? अकदितम चा से। और ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में पूछा गया था वेरी शॉर्ट में कि बलिम याचते वसुधाम में कर्म संज्ञा के किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। आपका पूछा ये गया था कि कर्म जो है ना, कर्म कारक है, वो आपके कर्म कारक जिसमें द्वितीय विभक्ति दी है बलिम में, वो किस सूत्र से है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आपको सूत्र वहां पर लिखना पड़ा था अकदितम चा। नेक्स्ट है आपका गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति। पृच्छति यानी कि पूछा है, गुरु ने छात्र से प्रश्न पूछा है, छात्र से, पर इसमें फिर भी क्या आ रही है आपकी द्वितीय यानी कि छात्रम। तो छात्रम, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर छात्रम शब्द में कर्म जो है कारक, ये छात्रम शब्द में कर्म संज्ञा की द्वितीय विभक्ति जो दी है वो किस सूत्र से है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अकदितम चा सूत्र के अनुसार इसमें छात्र में क्या है आपकी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, क्योंकि प्रक्षति मिला इसलिए। नेक्स्ट आपका है माली वृक्षों से फलों को चुनता है। वृक्षों से, फलों में तो आनी ही है द्वितीय, ठीक है, फलों में तो आनी है, लेकिन यहाँ पर वृक्षों से अब चुनता है, चुनौती आ रहा है यहाँ पर, चुनौती को देखा, पहचान गए चुनौती है, तो चुनौती के लिए क्या होगा, जो यहाँ पर वृक्ष शब्द है इसमें भी क्या होगी आपकी कर्म संज्ञा की वजह से द्वितीय विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से? अकदितम चा से, ठीक है। तो 16 द्विकर्मक धातुएं, और सीधी सी बात है द्विकर्मक हैं तो दो कर्म देखने को मिलेंगे आपको। फलानी मिला दूसरा कर्म, ठीक है, दो कर्म इसमें आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये भी फोर्थ जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी भी है, बस क्या करना है आपको, ये 4 नाम याद करने हैं। कौन कौन से? अभिता, परिता, समया और निक्षा, ठीक है। चलिए सूत्र पहले पढ़ते हैं, क्या है आपका? अभिता, परिता, समया, निक्षा हा प्रतियोगे अपि। यानी कि जब अभिता मिलेगा, परिता मिलेगा, समया मिलेगा, निक्षा मिलेगा, इनके योग में आपको क्या लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति कब? अभिता का मतलब होता है चारों ओर, परिता का मतलब अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, कहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, अभिता का मतलब है दोनों ओर, परिता का मतलब है चारों ओर, समया का मतलब है समीप यानी कि निकट होना, पास में होना, समीप, समया समय पर मत चला जाना, यहाँ पर समया का मतलब है समीप होना, ठीक है, और निक्षा का मतलब है निकट। जब इन सभी का अर्थ निकल के आ रहा होगा तो जिसके पास हम खड़े होंगे, यानी कि जैसे माना कि गली के या रोड के दोनों तरफ वृक्ष हैं, किसके दोनों तरफ है? रोड के, तो वहां पर जो सड़क होगी, सड़क में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऐसे ही बोल दिया कि विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं, तो विद्यालय के चारों तरफ है ना, तो बस किस में आएगी द्वितीय विभक्ति? विद्यालय में आएगी। अब आप पहचानोगे कैसे? तो आपको ये सारे देखने को मिलेंगे वाक्य में, आपको ये अभिता, परिता, समया और निक्षा ये चारों देखने को मिलेंगे, तो जिसके पास ये सब चीजें होंगी उसी में द्वितीय लगा दो। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, ग्राम के है ना, ग्राम के पास में होंगे, दोनों ओर होंगे वृक्ष, वन होंगे, सॉरी, ग्राम के दोनों ओर वन होंगे, तो किसके दोनों ओर वन है? ग्राम के, तो ग्रामम में आपकी है द्वितीय। किसमें है? ग्रामम में द्वितीय है। अभिता देखा, पहचान लिया अभिता, अभिता से किसमें होगी? ग्रामम में द्वितीय मिलेगी। ऐसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालयम, विद्यालय के परितः चारों ओर वृक्ष हैं, किसके चारों ओर? विद्यालय के, तो किसमें होगी? विद्यालय में होगी, ठीक है। कौन से सूत्र से? अभिता, परितः, समया, निक्षा हा प्रतियोगे अपि, ठीक है। परितः देखा, पहचान गए तुरंत, किसमें होनी है? विद्यालय में होनी है। नेक्स्ट है आपका अधिशिंग स्थासाम, ठीक है। अधिशिंग स्थासाम क्या बोलता है आपका कि शिंग यानी कि सोने वाली जो धातु होगी आपकी, स्था ठहरना, और आस धातुओं का जब योग होगा तो इन धातुओं से पहले आपका अगर अधि उपसर्ग जुड़ जाए तो जो भी आधार होगा जिस पर हम बैठे होंगे, जिस पर हम सो रहे होंगे, उसमें हमारी क्या लग जाती है? द्वितीय विभक्ति। अब एक बात पे गौर करना, अभी जब आपको कारक सूत्र पढ़ाए थे तो वहां पर क्या आया था? अधिकरण में पेपर, सप्तमी अधिकरण में पेपर। अब अगर हम बोल दें कि कोई पलंग पर सो रहा है, तो पलंग पर में कौन सा कारक आपका आ रहा है? अधिकरण में पेपर, तो वहां विभक्ति क्या लगानी पड़ेगी? सप्तमी लगानी पड़ेगी। लेकिन वहां पर अगर सोने वाली जो धातु है उसके साथ हम क्या लगा दें? उपसर्ग अधि लग जाएगा, तब वहां पर जो पलंग होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। ऐसी अगर हमने बोल दिया कि जो गुरु जी हैं वो आसन पर बैठे हैं,
तो गुरुजी किस पर बैठे, आसन पर बैठे हैं। अधिकरण में पे पर कौन सी विभक्ति, सप्तमी। तो आसन पे बैठे हैं ना, आसन में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, सप्तमी। लेकिन बैठने की जो धातु है क्या, आस, और आस में तिष्ठति भी बोल सकते हो, ठीक है। स्था धातु हो सकती है, स्था धातु मीन्स भी बैठना होता है, ठीक है। स्था ठहरना या बैठना यहाँ पर करो, तो स्था मीन्स भी बैठना होता है। आसन पर बैठे, तिष्ठति धातु हो गई, तिष्ठति में हमने अधि लगा दिया तो अधि तिष्ठति बन जाएगा। अब इस वजह से जो गुरुजी आसन पर बैठे थे ना, उनके आसन में सप्तमी की जगह कौन सी विभक्ति लग जाएगी, अब लग जाएगी द्वितीया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखना कि ये 3 धातुएं हैं आपकी, और इन 3 धातुओं में आपका क्या होगा, ये जो 3 दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये 3 धातुओं में अगर आपका अधि उपसर्ग लग गया तो जिस आधार पर हम बैठे होंगे, सो रहे होंगे, उस आधार में हमारी कौन सी विभक्ति लगने वाली है, द्वितीया विभक्ति लगने वाली है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, तो अगर हिंदी में आएगा तो सीधे सीधे सप्तमी आप बताएंगे, ठीक है। अगर हिंदी में आता है तो अधिकरण कारक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत में आता है तो संस्कृत में आपको सूत्र देख के बताना है। जैसे आपको वाक्य मिला, राजा सिंहासनम अतिष्ठति। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंहासनम शब्द में द्वितीया विभक्ति क्यों है या किस सूत्र से है। द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म संज्ञक है ना, द्वितीया विभक्ति का मतलब क्या है, कर्म संज्ञक होना। तो द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हो जाएगी आपकी, तो अधिशिंग स्था स्थाम, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते। तो हरि क्या है, वैकुंठ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अधि उपसर्ग लगा है, अधि, ठीक है, तोड़ेंगे तो अधि निकल के आएगा। तो वैकुंठ में किस सूत्र से हुई है, इससे, अधिशिंग स्था स्थाम, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूत्र है आपका अभिनिवश्च, अभिनिवश्च, अभिनिवश्च। तो अभिनिवश्च सूत्र क्या कहता है, अभि और नी यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं, इन दोनों उपसर्गों का क्रमशः योग हो, धातु मिले यहाँ पर विष, तो क्या बन जाएगा, अभिनिवश बन जाएगा शब्द। जब ये आपको कहीं भी दिख जाए किसी भी वाक्य में, पूरा का पूरा मिलेगा अभिनिवशते, आप चाहें तो ट्रिक से याद कर लो फटाफट से। अभिनिवशते जब भी आपको कहीं भी मिल जाता है वाक्य में, तो अभिनिवशते का मतलब होता है कार्य में लगे हुए होना। तो इसके योग में जिस कार्य में व्यक्ति लगा होगा उस कार्य में आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे कि सज्जन सन्मार्ग में लगे हुए हैं, अभिनिवशते हैं, अभिनिवशते हैं किस में है, अभिनिवशते सन्मार्ग में है, तो सन्मार्ग में आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर सज्जन धर्म कर्मम, सज्जनः धर्म कर्मम अभिनिवशते, तो धर्म कर्मम में किस सूत्र से आ रही है, अभिनिवश्य सूत्र से आ रही है। तो पहचानना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस दिया, पूछा सन्मार्गम में कौन सी विभक्ति है, अभिनिवशते देखा, आप तुरंत बता दोगे कौन सी है, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, गलत है, तो भी पहचान जाओगे, क्योंकि आता है ना कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वो भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, यहाँ से अभिनिवशते जो शब्द है जब वो मिलेगा वहाँ पर, तो जिस काम में वो लगे होंगे कोई भी व्यक्ति, उस काम में क्या हो जाती है आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाती है, सन्मार्गम हो जाएगा। ऐसे ही साधु धर्म कर्मम अभिनिवशते, तो साधु धर्म कर्म में लगा हुआ है, तो धर्म कर्म में क्या हो जाएगी आपकी द्वितीय विभक्ति, धर्म कर्मम। नेक्स्ट आपका 7वां सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंतम संयोगे, कालाध्वनोर अत्यंतम संयोगे, यानी कि काल, समय और दूरी वाचक जो शब्द होंगे उसमें जब अत्यंत निरंतरता हो रही होगी, बहुत टाइम तक वो एक जैसे चल रहे होंगे, वहाँ पर आपकी दूरी और समय वाचक शब्दों में कैसी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम जी 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे, 14 वर्ष तक रहे थे ना, तो ये जो वर्ष शब्द है क्या है, समय को बता रहा है, और इस वर्ष में आपकी क्या आएगी फिर द्वितीय विभक्ति। यानी कि अगर हम वर्ष का द्वितीय बताएं तो क्या बनेगा, फलम फले फलानी, वर्षम वर्षे वर्षाणी। 14 है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो वर्षाणी आएगा, वर्षम नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत, राम 14 वर्ष तक वन में रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से और भी आपका बन सकता है, नदी कोस भर टेढ़ी है, एक सेंटेंस ये भी आपको देखने को मिल सकता है। कोश, कोश आपका जो वर्ड होता है ना कोश, ये किसके लिए यूज़ होता है, दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कोस, 1 कोस 2 कोस 3 कोस, पहले ज़माने में ये बहुत चलते थे। नदी कोस भर टेढ़ी है,
ठीक है, तो इसका क्या बनेगा आपका क्रोशम। दूरीवाचक शब्द क्या है, को से है ना, बस इस कोश में लगा दी जाएगी, क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, तो क्रोशम शब्द में आपकी द्वितीय विभक्ति आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिए, इस लेक्चर को 1 या 2 बार देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं आपका लास्ट में जब मैं रिवीजन कराऊंगी वहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ में सारा कुछ बताऊंगी। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वैसे तो आपको ये 2 लेक्चर अगर आप देखेंगे ना 1 से 2 बार, तो आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। जब नई चीज़ आपको मिलती है ना, जैसे दवाई पहली बार मिलती है कड़वी सी लगती है ना, फिर धीरे धीरे अगर वो 2-3 दिन तक खानी है तो आदत सी हो जाती है कि चलो खानी है। तो सेम वैसा ही है, अभी जब आपको मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको दोबारा देख लेंगे तो वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी खुद ब खुद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रखते हैं वरना सारे के सारे ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, अब जो आपकी रहेगी वो तृतीय विभक्ति रहेगी। और क्लास कैसी लगती है, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।